हेलो फ्रेंड्स एंड फिजिक्स लवर्स, दिस इज रितेश सिंह। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज क्या है इसके बारे में पढ़ा था। चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हम लोगों ने, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था, चार्ज ट्रांसफ़र किस किस मेथड से होता है उसको सीखा था, और लास्ट में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात की थी। तो जब कभी कोई बॉडी है जिसके पास एक्सेस में प्रोटॉन है तो हम ये बोलते हैं कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। और अगर किसी भी बॉडी के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग इक्वल है तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी हमारी न्यूट्रल है। ठीक है। अब अगर मान लो कि आपके पास दो एक्सेस चार्ज की बॉडीज़ हैं और दोनों पर एक्सेस में प्रोटॉन है, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज की बॉडीज़ हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्ट करती हैं। और अगर एक बॉडी है जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है और एक बॉडी है जिसके पास एक्सेस में प्रोटॉन है, तो वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करती हैं, मतलब वो अट्रैक्ट करती हैं। और सेम तरह का अगर चार्ज है तो वो रिपेल करता है। और उस अट्रैक्शन या रिपल्सन कितने मैग्नीट्यूड का है उसको कूलम्ब्स ने क्या किया था, एक फॉर्मूले के रूप में हमें बताया था। तो पहले हम लोग उस फॉर्मूले को एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर आज हम लोग केवल बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज कूलम्ब्स लॉ पे डिस्कस करेंगे। और हम अगली क्लास में बात करेंगे इसी कूलम्ब्स लॉ पे जेईई मेंस, एडवांस और नीट लेवल की प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे। तो क्या था कूलम्ब्स लॉ कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, और बेसिकली ये कूलम्ब्स लॉ आपके पास पार्टिकल की बात करता है। अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2, और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q1, और इनके बीच का सेंटर टू सेंटर सेपरेशन अगर देखा जाए, अगर ये R है तो ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और इसको हमने नाम दिया था F12, और ये चार्ज पार्टिकल इस पर भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और इसको हमने नाम दिया था F21। F12 और F21 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक। अब F12 की डायरेक्शन क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन की डायरेक्शन में ही F12 और F21 होंगे। अब अगर हमने इसको मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन इधर कर दी और ये एक पोजीशन वेक्टर मान लिया R12, तो ये F12 को हम लोगों ने क्या बात की थी, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ पर क्या था, R12 यूनिट वेक्टर लिख लिया। और सेम वैसे ही अगर F21 की बात की जाए तो F21 आपके पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अगर हम इसको देखें, इससे इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम देखें तो वो पोजीशन वेक्टर आपको क्या बोला जाएगा, R21। और आपको मालूम है कि R12 और R21 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पर इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पर इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये हो जाएगा R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू ये यूनिट वेक्टर आपका R21 कैप। ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, और हमको मालूम है R12 जो है माइनस R21 के बराबर है। ये हमने यूनिट वेक्टर्स लिखा हुआ है।
अब ये कब है? जब यहाँ पर फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। और अगर मान लो कि यहाँ पर कोई मीडियम हो जाता, उस मीडियम का अगर रिलेटिव परमिटिविटी के अगर होता, तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के के साथ में ये चीज़ें आती। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में देखा था कि ये चार्ज पार्टिकल इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब अगर मान लो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, अगर यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होंगे, बस डायरेक्शन दोनों की क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक, तो आज हम लोग अब एक बेसिक न्यूमेरिकल से चीज़ों को शुरू करेंगे और इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे और अगली क्लास में हम लोग प्योर केवल जेईई मेंस, एडवांस और नीट लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, rank the arrangements according to the magnitude of the net electrostatic force on electron due to protons largest first। मतलब सबसे पहले हमें A B C 3 अरेंजमेंट दिए हैं और इसमें सबसे जो लार्जेस्ट फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर, उस वाले अरेंजमेंट को पहले लिखना है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये भी प्रोटॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है। तो आपको दिख रहा है कि स्मॉल डी की वैल्यू है जो कैपिटल डी से वो छोटी है। दूसरे में आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है, इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है। यहाँ पर अरेंजमेंट ऐसे हो गया है, आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है और यहाँ प्रोटॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है कैपिटल डी है और इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो अब आप थोड़ा देखो इस अरेंजमेंट में, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस कम है, तो इसके मुकाबले ये वाला प्रोटॉन इसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। मान लो ये फोर्स आपके पास आया, ठीक, इस प्रोटॉन की वजह से, पहला वाला प्रोटॉन, जैसे मान लो कि हमने ये पहला प्रोटॉन बोल दिया, इसको हम ऐसे, फर्स्ट प्रोटॉन है ये, और ये आपका सेकंड प्रोटॉन है। सेकंड प्रोटॉन भी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो अट्रैक्शन का फोर्स थोड़ा सा वीक होगा। इसको हमने येलो कलर से बना दिया, तो ये आपके पास है। अब आप बताओ, दो फोर्स का वेक्टर जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो इस केस में अगर हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। यहाँ पर देखो कि इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला प्रोटॉन क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। जितना ये है उतना ही होगा। मतलब अगर हम चलो इसको F1 और F2 नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं F1 और इसको हम नाम दे देते हैं F2। तो सेम वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन F1 फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कैपिटल डी है, ज़्यादा डिस्टेंस है, तो इसका अट्रैक्शन इधर होगा। F2 फोर्स है ये, ठीक है, और ये हमारे पास F1 फोर्स है। सेम ऐसे देखिए, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको हमने नाम दिया था F2, तो ये होगा आपका फोर्स F2। और ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इसे हमने नाम दिया F1। अब आप देखो, यहाँ पर दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में है, यहाँ दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये दोनों के दोनों फोर्स सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। और यहाँ पर अगर इन दोनों फोर्स को ऐड किया जाए
तो इनके बीच का एंगल, जब दो फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो उस केस में जो रिजल्टेंट होता है मैक्सिमम होता है। जब दो फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री, यहाँ पर देखो एंगल 180 डिग्री है तो फोर्स मिनिमम होगा, और जब इसका एंगल 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में है तो वो वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही कुछ आएगी। मतलब इनको ऐड करेंगे हम तो उसका जो रिजल्टेंट है वो इधर कहीं जाएगा, ये एफ नेट। ठीक है, इसका एफ नेट जो होगा वो दोनों मिलके होंगे। ये हमारे पास ये एफ नेट होगा। इसमें देखा जाए तो एफ नेट इस डायरेक्शन में कहीं होगा, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा एफ नेट, और इसमें देखा जाए तो एफ नेट ये होगा। अब आपको खुद दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा जो फोर्स है वो ए में है, तो ए सबसे पहले होगा। इसके बाद जो फोर्स है वो किस में है, सी में है, सी वाले अरेंजमेंट में, और इसके बाद हमारे पास बी के अरेंजमेंट में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन हमने लिया, ये एनसीईआरटी का आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1.6 है, और ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है ये कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। इसकी जो साइड लेंथ है वो L है, मतलब L ये भी है, L ये भी है और L ये भी है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q, और वो विद द सेम साइन एज Q, मतलब जैसा Q का चार्ज है वैसा ही कैपिटल Q का भी चार्ज है, प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर एक कैपिटल Q चार्ज जिसका साइन पॉजिटिव ही है तो वो रखा हुआ है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उस चार्ज पर इन सारे चार्जों ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया वो देखना है हमें। तो अब आप बताओ, सबसे पहले ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका अगर हमें सेंट्रॉइड पता करना होगा तो क्या करेंगे, हम इसका इस वाले साइड के मिडिल पॉइंट पर आएंगे और इसके मिडिल पॉइंट से इसको हम ऐसे मिला दें। इसी तरीके से इसके मिडिल पॉइंट से हम इसको अगर मिला दें और इसके मिडिल पॉइंट से इसको हम अगर मिला दें तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को ही हम इसका क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। मान लो O, और इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज को हमने नाम दिया कैपिटल Q। अब ये स्मॉल q इस कैपिटल Q चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और ये इसका नाम हम दे देते हैं F1, F2। मान लो ये Q2 चार्ज है, इसको हमने नाम दे दिया F2। ये Q1 चार्ज जो है इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में, इसको हमने नाम दिया F1। और Q3 चार्ज भी इसके ऊपर जस्ट इसको मिलाने वाली जो लाइन है उसी पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उसको हमने नाम दे दिया F3। अब बस इस पॉइंट पर इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट हमें पता कर लेना है और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करें, अब देखो, सबसे पहले इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस, या इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस, या इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमको पता करनी है। मतलब हमें AO या BO या फिर CO हमें पता करना होगा। तो आप बताओ कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड से इसके कॉर्नर्स जो वर्टिसेस हैं इनकी डिस्टेंस सेम होती है, तो हमको ये बात पता है कि AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, ये हमको पता है। अब हमें ये पता कर लें कैसे, इसका देखो एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अब बेटा अगर ये टोटल लेंथ L है तो ये वाली लेंथ आपकी कितनी होगी, क्योंकि हम सेंट्रॉइड बनाने के लिए सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट पर आते हैं, तो ये लेंथ आपकी L/2। अब हमको ये वाली लेंथ पता करनी है,
तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये एंगल 30 डिग्री है और इसका हमको क्या पता है, बेस पता है। तो हमें क्या पता करना है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस पता करने के लिए बेस पता है, तो क्या कौन सा रूल लगा लेंगे, कॉस यूज कर लें अगर हम, cos 30 इक्वल टू L/2 डिवाइडेड बाई BO या AO, कुछ भी लिख सकते हैं हम, BO अगर हम करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BO इक्वल टू L/2 डिवाइडेड बाई cos 30, और यहाँ से क्या आ जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2, और ये आपके पास cos 30 √3/2 सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा L डिवाइडेड बाई √3। और इसका मतलब ये है कि AO, BO और CO तीनों बराबर हैं और ये किसके बराबर हो जाएंगे, L/√3 के। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री थी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हमें AO, BO और CO पता चल गया। अब अगर ये फोर्स हम लिखें F1, अब आप थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ पर हम x, y और z एक्सिस बना लेते हैं। ये हम लोग इस लाइन को, BC लाइन को x एक्सिस मान लेते हैं अगर, तो ये हमारी लाइन भी ये x एक्सिस पर देख लो, और ये वाली लाइन को हम y एक्सिस पर, इसको ये x मान लो और ये अपना y मान लो। तो अब हम लोग F1 अगर लिखना हो हमें तो हम क्या लिखेंगे, F1, और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K मान लेते हैं, अभी K लिखेंगे, K Q, कैपिटल Q अपॉन AO का स्क्वायर, और AO की वैल्यू है L/√3, तो ये हो जाएगा L²/3। ठीक, और इसकी आप डायरेक्शन बताओ किधर है, ये किधर है, -y डायरेक्शन में। तो -y डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, साथ में हम क्या लगाएंगे, -j, ij k के फॉर्म में लिखेंगे तो -j, और इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा -k स्मॉल q कैपिटल Q, और साथ में ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई L² j कैप। F1 ये हमारे पास -j डायरेक्शन में था। ठीक, F2 अगर हमें लिखना है तो ये F2 आपके पास, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो इस F2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट आपका ये बनेगा। ठीक, तो इस F2 को हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। F2 का पहला हमारे पास F2 का मैग्नीट्यूड, और इसके साथ हमें क्या लिखना होगा, ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो cos 30 और ये वाला लिखेंगे तो sin 30। तो इसको हम क्या लिखेंगे, K Q कैपिटल Q, और आप देखो कि ये L/√3 था, स्क्वायर करने पर वो हमारे पास ये L²/3 तो ऊपर लेके चले जाते थे, तो हम इसको लिख लेते हैं L², और इसका 3 यहाँ पर आ जाता है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसके साथ साथ हम इसका कंपोनेंट, इस पूरे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, और इसको हम इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, cos 30, और ये किस डायरेक्शन में cos 30 है, I डायरेक्शन में, तो I प्लस इसका दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में टूटेगा, तो ये हो जाएगा sin 30 j, और इसको हम लिखें अगर तो ये आ जाएगा आपके पास F2 इक्वल टू 3K Q कैपिटल Q अपॉन L², और cos 30 की वैल्यू √3/2 I प्लस sin 30 की वैल्यू
1/2 J। ठीक है, तो ये हमारा F2 हो गया। अब अगर हमें F3 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये स्मॉल q चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा और इसका भी एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा। तो ये वाला कंपोनेंट -x एक्सिस डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग -i के फॉर्म में लिखेंगे और मैग्नीट्यूड और सारी चीज़ें फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम सॉल्व कर लेंगे तो वही चीज़ आएगी कि स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L² और ये 3 इधर आ जाएगा L²/3 और यहाँ पर आ जाएगा cos 30 के साथ -i लगेगा और y का तो आपका प्लस में ही जा रहा है, तो y आपके पास sin 30J। और इसको थोड़ा सा ठीक से लिखो तो F3 = 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L² और यहाँ पर आप देखो cos 30 की वैल्यू और माइनस लगा है तो √3/2 i प्लस 1/2 J। तो ये हमारे पास F2 है, ये F3 है और ये क्या है आपके पास F1। तो इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स आपका क्या होगा? तो F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। और आप देखो F1 की वैल्यू, अब आप देखो F1 में 3KQ स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L², ये है सब जगह, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या हम इन सब से ये कॉमन ले लें? 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा? -J। और अगर इसमें भी हमने सब कुछ कॉमन ले लिया है तो क्या बचा? प्लस √3/2 i प्लस 1/2 J। ये F2 से आया। F3 से आप देखो तो क्या है? -√3/2 i प्लस 1/2 J। अब आप देखो प्लस √3/2i और माइनस √3/2i, ये तो इससे कैंसिल हो गया। प्लस 1/2j प्लस 1/2j, तो ये हो जाएगा प्लस j और यहाँ है माइनस j, तो ये सब आपस में इन तीनों को मिलके कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपके पास F नेट कितना हो गया? O पॉइंट पर मतलब सेंट्रॉइड पर 0 न्यूटन। तो अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, हमारे पास ये 3 चार्जेस जो थे ये एक सिमेट्रिकल सिस्टम में रखे हुए थे, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए थे। तो अब अगर इन तीनों फोर्स, इस पे सेंटर पर जो एक चार्ज रखा है उस चार्ज पर ये तीनों चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, F1, F2 और F3, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीनों के बीच का एंगल आप थोड़ा देखो कितना है। एक जनरल रिजल्ट हम लोग यहाँ से याद रखेंगे 120 डिग्री। इसके बीच का एंगल भी कितना है? 120 डिग्री। इसके बीच का एंगल भी कितना है? 120 डिग्री। इसका मतलब अगर एक पॉइंट पर 3 फोर्स हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इन तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 0। वैसे ही अगर मान लो आप याद करो कि आपके पास अगर एक पॉइंट पर केवल 2 फोर्स हैं, एक इधर F1 और एक जस्ट अपोजिट F2। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब यहाँ पर F1 mod ऑफ F1 इक्वल टू mod ऑफ F2, मैग्नीट्यूड बराबर है।
और इन दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है, 180 डिग्री। तो इसको भी अगर आप ऐड करोगे F1 प्लस F2 तो F नेट की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 0 न्यूटन मिलने वाली है। तो अब ये याद रखो कि अगर दो फोर्सेज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड का है और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। या अगर आपके पास मान लो अगर दो हैं, एक पॉइंट पर अगर थोड़ा आप ध्यान दो तो एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री के एंगल को दो फोर्स ने 180 डिग्री और 180 डिग्री के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कैसे हम लोग देखें कि कितना एंगल होना चाहिए, तो आप ऐसे याद रखो 360 डिग्री बाई n। अगर मान लो कि आपके पास एक पॉइंट पर दो फोर्स हैं, तो अगर आपने n इक्वल टू 2 रख दिया तो 360 डिवाइडेड बाई 2 करो 180 डिग्री। अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है तो वो उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा। अब अगर तीन फोर्स हैं तो उनके बीच का एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 करो तो 120 डिग्री। तो अगर तीन फोर्स हैं जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री का है और इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे तो उसका रिजल्टेंट भी 0 न्यूटन ही आने वाला है। वैसे ही अगर आपके पास चार फोर्स हैं तो कितने डिग्री पर उनको, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चार इक्वल फोर्स हैं, कितने डिग्री के एंगल पर उन चारों को अरेंज किया जाए एक पॉइंट पर कि उसका रिजल्टेंट 0 आ जाए, तो आप 360 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आ जाएगा 90। तो अब अगर चार फोर्स को एक फोर्स इधर लगा दो, एक जस्ट इसका काउंटर पार्ट इधर, एक इधर और एक इधर, 90 डिग्री पर लगा दो, तो ये वाला इसको बैलेंस कर देगा, ये वाला इसको बैलेंस कर देगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही अगर 5 फोर्सेज हैं तो 360 डिवाइड बाई 5 कर दो तो आपको वो एंगल पता चल जाएगा कि कितने डिग्री के एंगल पर इन फोर्स को रखा जाए कि उसका रिजल्टेंट क्या आ जाए, 0। तो इसको आप पॉज करके एक बार देख लो और हम आपसे कुछ थोड़ा बहुत इस पे एक्सटेंशन पर काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस पर हम लोग बात करते हैं और फिर अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड आपके पास A है, इसके चारों कॉर्नर्स पर 4 पॉइंट चार्ज हैं और उन सबका मैग्नीट्यूड Q है, ये Q और Q। तो इसके सेंटर पर अगर कोई आपके पास कैपिटल Q चार्ज रखा है तो उस चार्ज पर लगने वाला सारे चार्जेज की वजह से फोर्स क्या होगा। तो भाई ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आप देखो कि 4 फोर्सेज एक पॉइंट पर लगे हैं और इनके बीच का एंगल, मतलब डायगोनल्स को जो कट करते हैं स्क्वायर में, अगर डायगोनल्स जहाँ पर कट करते हैं तो उनके डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पर F नेट जो है वो क्या है, 0 न्यूटन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, एक स्क्वायर बस फिर हमने ले लिया, यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ हमने चार्ज 2Q लगा दिया, यहाँ Q और यहाँ पर हमने 2Q कर दिया। अब बताओ ये वाला Q इस पॉइंट पर सेंटर पर एक स्मॉल Q या कैपिटल Q का चार्ज आपके पास है, तो अब इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये वाला Q चार्ज स्मॉल Q इस कैपिटल Q पर इधर फोर्स लगाएगा, तो ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा। 2Q चार्ज है, इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड से डबल, बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, तो ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो ये वाला इसके ऊपर
इधर लगाएगा। अगर आप इसको भी ऐड करोगे, जैसे हमने ये काम किया, आप इसके कंपोनेंट्स बना लो, बना के देखो, ऐड करोगे तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? 0, क्योंकि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो यहां पर भी आपको एफ नेट क्या मिलने वाला है? 0 न्यूटन। ठीक, एक क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करिएगा, थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस, चलो एक कर देते हैं, इसके बाद फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा आगे। मान लो यहां पर सबके चार्जेस हैं Q, ये भी Q है, और ये आपके पास है -Q चार्ज। अब कहा जा रहा है कि इसके सेंटर पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है और इस पर इन सारे चार्जेस का फोर्स क्या होगा। तो आप देखो, अगर सब पर Q चार्ज रखा होता तो नेट फोर्स तो 0 होता। तो क्या हम इस -Q को एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग -Q को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? -Q चार्ज हम इसको क्या लिखें कि ये पहले Q आ जाए, Q -2Q, क्या ऐसा कर दे? Q -2Q। अगर हम Q -2Q बोल देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये देखो, सब Q बराबर है। इसका मतलब अगर इस पर एक, मतलब इस पर 2 चार्ज रख दो, एक Q रखो और एक -2Q रखो, तो अगर सारे Q चार्ज के वजह से तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स तो 0 हो गया। इसका मतलब आप क्या करो, इस सब में से ये Q -2Q, तो अब आपके पास बचेगा क्या? देखा जाए तो आपके पास यहां पर Q हो गया, यहां भी Q, यहां भी Q और यहां भी Q। तो ये चारों Q चार्ज हैं, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं, तो नेट फोर्स तो 0 देंगे। तो इन चार्जेस की वजह से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो बचा कौन सा चार्ज? -2Q, और इसके बीच की डिस्टेंस आप पता कर लो, और -2Q के वजह से Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। आपको केवल एक फोर्स अब ये कैलकुलेट करना है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है, इसका पता है, अगर आपको इसकी साइड्स पता है तो इसकी आपको ये डायगोनल कंप्लीट निकाल लोगे, और कंप्लीट के बाद इसका हाफ कर लोगे तो आपको इसकी डिस्टेंस मालूम हो जाएगी, और इस पर लगने वाला जो आपके पास फोर्स है एफ नेट आप यहाँ से बता सकते हो। वैसे ही अगर मान लो आपके पास एक रिंग है और इस रिंग पर अब हम देखो 4 की जगह 5 कर दें, 5 की जगह 6 कर दें, 6 की जगह 7, आपके पास इनकी साइड्स बढ़ाते चले जाएं और धीरे धीरे उसकी साइड्स हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो आपके पास जो सिस्टम है वो एक सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके सर्किल पर अगर हमने ऐसे Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब आप इस रूल से भी बता सकते हो कि इसके पास जो नेट फोर्स होगा, अगर इसके सेंटर पर Q चार्ज रखा है तो नेट फोर्स क्या होगा। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज ले लो, इसके वजह से फोर्स इधर, तो यहाँ पर छोटा सा चार्ज है, इसके वजह से फोर्स इधर। अगर यहाँ पर आपने एक छोटा पार्ट लिया, जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर भी एक छोटा पार्ट मिलेगा, और इसके वजह से फोर्स अगर इधर, तो इसके वजह से फोर्स आपका इधर। नेट फोर्स हमेशा यहाँ पर क्या मिलेगा? एफ नेट 0 न्यूटन। तो अगर एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज Q को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो इसके सेंटर पर अगर कोई भी चार्ज आप रख दो तो उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? 0। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। ऐसा एक प्रॉब्लम आपके NCERT में भी गिवन है, और उस प्रॉब्लम को हम बस केवल पढ़ देते हैं और आप लोग को इसको सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज की ये प्रॉब्लम है, और उसका एक्सरसाइज नंबर है 1.6। 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC and QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of a square? तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद फिर अगली प्रॉब्लम करेंगे।
क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस और ये आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और ये एक्सरसाइज की है। साइज का प्रॉब्लम नंबर 1.6 है, आप इसे देखिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA, इसको हमने नाम दे दिया QA और ये वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम्स। अभी हम लिखेंगे यहां पर QB है ये आपके पास QC एंड ये आपके पास है QD और सबकी वैल्यू लिखिए। 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर है, 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर है आपके पास -5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर फिर से है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी आपके पास है -5 microcoulomns are located at the corners of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो साइड लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर। What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो सेंटर कैसे मिलता है, हम इसके डायगोनल को आपस में मिला देंगे तो ये इसका सेंटर होगा और इस पर एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का। तो इस चार्ज पर इन सब की वजह से फोर्स क्या होगा, तो अब आपको देख के लग रहा होगा कि इस पर नेट फोर्स क्या है, 0। अब आप देख लो, इस चार्ज ने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो ये इसको 1 माइक्रोकूलम पर एक फोर्स लगाएगा और इस फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। तो ये 2 माइक्रोकूलम है, इस पर एक फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी और ये दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर चार्ज सेम है और दोनों के दोनों ये चार्ज 1 माइक्रोकूलम पर ही फोर्स लगा रहे हैं तो ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हैं, कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे। सेम -5 माइक्रोकूलम प्लस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये अगर इस पर इधर फोर्स लगेगा क्योंकि इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डिस्टेंस वही है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा होगा। तो अगर ये फोर्स इधर लगा तो ये वाला चार्ज इसको इधर किस डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला फोर्स भी इस वाले फोर्स के बराबर होगा और नेट फोर्स आपके पास 1 माइक्रोकूलम पर 0 होगा। तो आपके पास आंसर क्या होगा, नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू QA, QB, QC एंड QD इज 0। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 1.3 एक क्वेश्चन नंबर 1.3। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चेक दैट द रेशियो KE स्क्वायर अपॉन GME/MP इज डायमेंशनलेस। ठीक है, पहले तो ये चेक करना है कि ये रेशियो डायमेंशनलेस है कि नहीं है, चेक करो इसे। तो अब आप थोड़ा सा देखो कि ये वाली चीज़ आपको कहाँ से मिल पाएगी और ये वाली चीज़ कहाँ से मिल पाएगी। तो उसके लिए मान लो आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा Me और एक प्रोटॉन है और उसका मास है MP। इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R है तो उसके ऊपर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, Fg GME/MP अपॉन R स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज है वो E है और प्रोटॉन पे भी चार्ज मैग्नीट्यूड में तो उतना ही होता है E। तो अब अगर
इनके बीच का सेपरेशन r है, तो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या होगा आपके पास, F इलेक्ट्रिक, एक कूलम्स कांस्टेंट आपका K है जो 9 × 10⁹ है, और यहाँ पर आपके पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वो E है, इनटू चार्ज ऑन द प्रोटॉन वो भी उसका मैग्नीट्यूड E है, तो अपॉन क्या होगा r²। और आप अगर इसको देखोगे तो ये है K E²/r², और इसकी भी यूनिट न्यूटन ही है, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन में। तो वो आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले ये चेक करो KE²/G_MEMP इज डायमेंशनलेस। तो अब ये कहाँ से आएगा, तो हम अगर FE डिवाइड बाई FG करें तो क्या आ जाएगा, KE² डिवाइड बाई r² अपॉन G_MEMP डिवाइड बाई r²। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा KE²/G_MEMP। ठीक, तो आपके पास न्यूटन, देखो r से ही r कैंसिल हुआ, मतलब जो चीज़ यहाँ कैंसिल हुआ है उसकी डायमेंशन सेम थी, r² कैंसिल हुआ है, तो यहाँ से ये क्या होगा आपके पास, यही दिख रहा है कि ये डायमेंशन लेस है। क्यों, क्योंकि हमने इसकी यूनिट न्यूटन थी और इसकी भी यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन में न्यूटन से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, कोई डायमेंशन नहीं मिलेगी। और आपका जो कैंसिलेशन हुआ है वो r² का हुआ है, तो r आपके रेडियस, ये डिस्टेंस था तो r का स्क्वायर था, ऊपर भी r का स्क्वायर यहाँ भी था, ये डायमेंशनलेस। अब अगर हम इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली देखा जाए तो भी आप चेक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको डायमेंशनलेस दिखेंगी। जैसे k है कूलम्स कांस्टेंट, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, KE²/G_MEMP। K की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये हो गया। अब E की वैल्यू क्या है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा। अपॉन G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, और यहाँ पर क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या है, ME 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, और ये है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अब आप देखो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो कूलम स्क्वायर आएगा, कूलम स्क्वायर से ये कूलम स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो किलोग्राम है, ये किलोग्राम है, 2 बार किलोग्राम आ रहा है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। ऊपर क्या बच रहा है, केवल न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे भी क्या बच रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब अगर हम लोग इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर ले, क्वेश्चन आपसे ये भी बोला गया था कि आगे क्या था, हाँ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर पुट कर ली हैं और इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन और सारी चीज़ें कर लेंगे तो हमारे पास ये एक रेशियो मिल जाएगा। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप कैलकुलेटर से आप करिएगा, चाहे जैसे करिएगा, मैंने इसको करके यहाँ रखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, ऊपर आपके पास ये आ जाएगा
23.10 इंटू 10 के पावर -29 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 101.48 इंटू 10 के पावर -69 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो नियर अबाउट ये वैल्यू 2.276 इंटू 10 के पावर -39 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल, और ये हो गया के स्क्वायर। और इसका सिग्निफिकेंस अगर हमें बात करना है तो के स्क्वायर अपॉन जी एम पी की वैल्यू ये आ रही है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, के स्क्वायर इक्वल टू 2.267 है तो 2.3 बोल दें इंटू 10 के पावर 39 और साथ में जी एम पी ऐसे लिख लिया हमने। क्या इसे हम थोड़ा सा और इस तरीके से लिख लें तो और ज़्यादा सिग्निफाई हो जाएगा ये, इस तरीके से। अब इसको समझिए, आपके पास अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन अगर R है तो उन पे लगने वाला जो ये फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन R है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, और इसे हम बोलेंगे Fe। तो ये हमारे पास है Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, और ये अगर उनके सेपरेशन R है तब, और ये वाला फोर्स G अपॉन R स्क्वायर, अगर इनका मास E और MP है तो ये वाला फोर्स आपके पास है Fg ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन के ही नेचर का होता है। तो आपके पास यहाँ पर ये फोर्स बड़ा छोटा है तो ये Fg और ये Fg। ठीक, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, Fe इक्वल टू 2.3 इंटू 10 के पावर 39 इंटू Fg। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन जो हैं उनके बीच का सेपरेशन अगर R है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.3 इंटू 10 के पावर 39 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही एक एक्सरसाइज है 1.12। इसमें क्या है, टू आइसोलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। मतलब दो चार्ज स्फीयर हैं A and B और उनके बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 के पावर -7 कूलम? The radii of A and B are negligible कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। अगर ये आप एज्यूम करते हो द रेडियाई ऑफ ए एंड बी, मतलब दोनों स्फीयर्स का रेडियस जो है वो इतना स्मॉल है जिसके उसके कंपैरिजन में उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, तो हम उन दोनों स्फीयर को क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट स्फीयर मान सकते हैं, और वहाँ पर हम लोग आसानी से कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। तो याद करो जब हमने कूलम्ब्स लॉ की बात की थी सबसे पहले हमने बात यही की थी कि कूलम्ब्स लॉ जो फॉर्मूला दिया गया है K(Q1Q2) अपॉन R स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपका केवल और केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही वर्क करता है। तो ये अगर सेपरेशन आपका ज़्यादा है कंपेयर टू दोस रेडियाई तो हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर
ये आर की जगह पर हम 50 सेंटीमीटर और सी कूलम ये चार्ज की जगह पर हम यहाँ पर 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, ये आप करना। हम बस केवल यहाँ पर एक फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे इन चीज़ों को और देखेंगे। अब आपके पास जैसे मान लो कि 2 चार्ज स्फीयर्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक ये है और एक ये है, इसको हमने नाम दे दिया A और इसको हमने नाम दे दिया B, ठीक है। और यहाँ पर भी एक चार्ज है, इसको भी Q बोल दो, और यहाँ भी चार्ज है Q बोल दो, और इसके सेंटर टू सेंटर सेपरेशन जो है ये R है। तो what is the mutual force of electrostatic repulsion if the charges on each is this, ठीक है। तो ये मान लो आपके पास A है, तो अब आप बताओ इसके ऊपर A B पर एक फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, और इस डायरेक्शन में इसको हम बोलेंगे F B A, और ये B A पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे F A B, मतलब फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। F A B इक्वल टू F B A, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आपका जो कूलम्स कांस्टेंट है K, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम उसको Q स्क्वायर लिख लेते हैं, Q इंटू Q स्क्वायर, और इसके बीच का सेपरेशन R है, वो हम R लिख लेते हैं। अब K की वैल्यू आप पुट कर लेना 9 इंटू 10⁹, और ये Q की वैल्यू आप ये पुट करके, और R का आपको स्क्वायर है, तो R की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, और पुट करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग केवल इतना डेवलप करते हैं, और बाकी चीज़ें Q की वैल्यू और R की वैल्यू आप इसमें पुट करके देख लेना। अब तो इस पर ये सारी चीज़ें बोल दी गई थी कि व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम इस पर आते हैं। What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount, मतलब इस पर चार्ज जो है वो इस वाले चार्ज का डबल कर दिया जाए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस उसका आधा कर दिया जाए। इसका मतलब अब इसके ऊपर जो नया चार्ज है, मान लो Q डैश, वो कितना हो जाए, 2Q हो जाए, दोनों को डबल कर दो, और इसके बीच का डिस्टेंस अब R डैश मान लो, ये B पार्ट में हमने ये A पार्ट था अपना, और B पार्ट में R डैश क्या है, R/2। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर जो नया फोर्स है वो कितना होगा। तो जैसे मान लो कि अब आपके पास क्या है, ये यहाँ पर जो चार्ज है वो 2Q हो गया, और डिस्टेंस इसके बीच का कम करके आधा कर दिया 2Q। तो जाहिर सी बात है कि ये इसके ऊपर अब बड़ा फोर्स लगाएगा, आगे तक और जाएगा ये, और ये R/2 है। अब हम लोग फार्मूला जो बनेगा, एक नया फार्मूला जो होगा, ये मान लो A है, ये B है, तो हम इसको बोलते हैं F AB, इस पे डैश लगा दो, इसका मैग्नीट्यूड करो, या F डैश BA, और इस पर मैग्नीट्यूड इसका ले लो, इक्वल टू K। अब क्या होगा, Q डैश का स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का फोर्स, ये दोनों के चार्ज Q है, तो अब इसको लिख लो K 2Q का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4Q स्क्वायर डिवाइड बाई R डैश क्या है, R/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो R स्क्वायर बाई 4 आने वाला है ये, और यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो सॉल्व करोगे तो 4 × 4 16, K
क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये आपके पास है एफ ए बी डैश, या आपके पास एफ बी ए डैश। तो अब आप देखो कि जब आपने उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया और उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दी, सेपरेशन आप हाफ कर दी, तो जो नया फोर्स है वो नया फोर्स पुराने वाले फोर्स के प्रीवियस फोर्स से कितने टाइम्स ज़्यादा हो गया? 16 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो अब आप ये कैलकुलेट करके रखे रहना, बस इसमें क्या कर लेना, 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नया वाला फोर्स मिल जाएगा। इस तरह क्वेश्चन अक्सर मतलब जेईई मेंस में भी आ जाते हैं। तो आपके पास कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ये पूछा जाता है कि आपका जब अगर चार्ज की वैल्यू को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें और सेपरेशन हम 1/2 कर दें या 1/3 कर दें तो उस केस में फोर्स क्या होगा। तो आपको ऐसे ही करना होता है। यहाँ पर तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दी तो आपको उसको कैलकुलेट कर लेना है। नहीं देता है जनरली, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपके कंपटीशन के पेपर में नहीं देता है, आपको कहता है कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो नए वाले केस में पुराने वाले केस से कितना इंक्रीज हो गया, तो अगर आप बात कर लो, अगर हम इसको बोल दें एफ डैश, जनरली ए बी और बी हम हटा देते हैं, नए केस में मतलब जब हमने चार्ज को डबल कर दिया और सेपरेशन को हाफ कर दिया तो एफ डैश का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एफ का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप जब सॉल्व करोगे तो 16/1। इसका मतलब हमारे पास जो नया वाला सेट कंसेप्ट है, नया वाला सेटअप है जिस पर चार्ज डबल हो गया और सेपरेशन हाफ हो गया, तो वो फोर्स आपका पुराने वाले से 16 टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक, अब इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उस पर हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके पास है, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन क्वेश्चन नंबर 1.12 जो आपका पुराना वाला था, है आइडेंटिकल साइज। अब यहां पर साइज की बात बता दी गई कि वो कॉपर के जो स्फीयर्स थे ए और बी, उन दोनों का साइज आइडेंटिकल है। द थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, उसका भी एक तीसरा स्फीयर की बात यहां पे और की जा रही है जिसका साइज क्या है, सेम है अबाउट साइज बट अनचार्ज। मतलब जो तीसरा स्फीयर है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ फर्स्ट। तो पहला क्या कर रहा है कि पहले स्फीयर के कांटेक्ट में आ रहा है। ब्रॉट इन कांटेक्ट 2 बार लिख गया है, ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ फर्स्ट, तो पहले वाले इसके कांटेक्ट में आ रहा है। देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ सेकंड, इसके बाद दूसरे वाले, मतलब पहले फर्स्ट का मतलब ए के कांटेक्ट में ला रहे हैं, इसके बाद हम इसको किसके कांटेक्ट में ला रहे हैं, बी के। देन फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम द बोथ, और उसके बाद उन दोनों से उसको हटा देते हैं। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, उस केस में आपसे बात किया जा रहा है कि न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान से एक बार देखो, एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कि सपोज 2 स्फीयर्स ए एंड बी इन दिस हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों के साइज सेम है, मतलब वो ए और बी के साइज सेम बता दिए गए हैं। द थर्ड स्फीयर इज सेम साइज अबाउट बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। तो एक सेम तरह का जो आपके पास स्फीयर है उसको पहले ए के कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं, फिर इसको हम बी के कॉन्टेक्ट में ले आ रहे हैं, और फिर उसके बाद फाइनली हम उसको वहाँ से हटा दे रहे हैं। तो अब इतना करने के बाद क्या होगा, नया फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। क्या एक न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में लाने के बाद क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन चेंज होगा। एक न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में लाने पर क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। तो हम इसका डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, बहुत आसान सी चीज़ है। मान लो कि आपके पास ये, थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं जिससे कि आपके पास समझना आसान हो। ये आपके पास स्फीयर ए है और इस पर चार्ज पहले कितना है, Q है। एक नया स्फीयर जिसको नाम हमने दिया C, और ये न्यूट्रल था, मान लिया वो जो थर्ड स्फीयर है उसको हमने C नाम दे दिया, न्यूट्रल है। तो इसके जब कांटेक्ट में लाते हैं तो याद करिए हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में आपसे बात की थी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अब अगर कंडक्टर इस पे न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में
इक्वल हैं और ये अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो अब मान लो कि ये बॉडी है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकते हैं, लेकिन इस बॉडी का शेप ऐसा था, मतलब अब पहले हमारे पास ये था, तो प्रोटॉन तो हर जगह फिक्स है, इलेक्ट्रॉन इसके में मूव करते रहते हैं, लेकिन अब इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर मौका मिले जाने का तो जा सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रेस हमेशा रहता है, तो वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे ही हम इसके कांटेक्ट में लाएं तो देखो इनके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है। यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन इसके रिपल्सन से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो रिपल्सन कम होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच का जो स्ट्रेस है, जो रिपल्सन है, वो ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर से इधर ट्रांसफ़र होंगे। अब ट्रांसफ़र होंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब रुकेंगे उस पोजीशन में, उस फेज में रुकेंगे जब उनके बीच का रिपल्सन मिनिमम हो जाए। तो वो केस आपका क्या बनेगा, जब रिपल्सन मिनिमम होने के लिए वो क्या करेंगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन इसका निकल के इधर जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होगी। और जब दो आइडेंटिकल बॉडीज़ सेम तरह की बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं तो वहाँ पर जो चार्ज होता है उन दोनों चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो मान लो कि आपके पास Q चार्ज है, तो अब ये Q चार्ज पहले और बाद में देखा जाए, पहले न्यूट्रल था ये और कांटेक्ट में लाए, Q के साथ लाए, तो नेट चार्ज तो पहले कितना था Q, और चार्ज का कंजर्वेशन भी यहाँ पर है कि पहले A और C के बीच का टोटल चार्ज कितना था Q, क्योंकि C हमारा न्यूट्रल था और A पर क्या था, Q चार्ज था। जब कांटेक्ट में ले आएंगे तो अब चार्ज क्या होगा, इक्वल रहना चाहिए चाहे पहले और बाद में। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर Q/2 और इसमें भी Q/2 का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो इस पर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज तब तक आता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रॉन का स्ट्रेस मिनिमम ना हो जाए। तो अब ये Q/2 और Q/2, पहले A पर चार्ज कितना था Q, अब C के कांटेक्ट में आने से इस पर चार्ज कितना हो गया Q/2। अब इस C को उठाया और हम कहाँ ले गए, B, जो इसका चार्ज कितना था Q, और C को हम अब इस B के कांटेक्ट में ले आए। जब C को B के कांटेक्ट में लाए तो यहाँ पर अब चार्ज कितना है Q/2। तो अब इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, Q + Q/2 मतलब 3Q/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन, अब फिर से इसको मौका मिला इधर जाने का, तो इसका इलेक्ट्रॉन अब इधर जाएगा और फिर से अब ये क्या होगा, नेट चार्ज Q/2 है। तो अब दो बॉडी में बंटना है तो कितना हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज Q/2 का हाफ कर लो तो ये 3Q/4, और इसके पास नया चार्ज क्या हो जाएगा 3Q/4। ठीक है, तो अब यहां पर चार्ज क्या हो गया, B पर 3Q/4 और C पर अब कितना हो गया, कम होकर 3Q/4 हो गया। अब हमने क्या किया, इस C को यहां से हटा दिया। जब हटा दिया तो A के पास कितना चार्ज बचा, A बॉडी के पास कितना चार्ज बचा, A के पास जो चार्ज आपके पास है वो है Q/2, और B के पास चार्ज बचा कितना 3Q/4। ठीक, इस पर भी बहुत से क्वेश्चन बना देते हैं कि अगर ऐसा कर दो तो Q में से कितना चार्ज चला गया, ये पूछते हैं कि Q से कितना चार्ज गायब हो गया, तो ये कितना गायब हो गया, हाफ हो गया। इसमें से कितना, B में बचा कितना है 3Q/4, तो कितना गायब होगा 1Q/4, मतलब Q/4 चार्ज यहाँ से खत्म हुआ होगा। ठीक है, तो अब A पर चार्ज आपके पास Q/2 और B पे चार्ज है 3Q/4। तो अब लगा फोर्स, इस पर नया फोर्स जो अगर हम बात करें F न्यू इस कंडीशन में, और ये क्या हो जाएगा K, A का चार्ज Q/2, B का चार्ज 3Q/4 डिवाइडेड बाई, सेपरेशन में तो कोई चेंज नहीं किया गया, सेपरेशन वही था R²। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए
तो 3/8 बाहर निकल गया और ये होगा k Q² बाई R²। इसका मतलब आपके पास है 3/8 इंटू मॉड ऑफ F AB या 3/8 मॉड ऑफ F BA। तो जो F न्यू है, F न्यू इस वाले फोर्स के मुकाबले कितना ज़्यादा हो गया, ये कितना हो गया 3/8 FAB करो या FBA, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वैल्यू बढ़ गई कि घटी, जाहिर सी बात है कि वैल्यू घट जाएगी, क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू घटी हुई है, तो नेट फोर्स भी पहले हमारे पास जितना था उसका अब 3/8 टाइम्स ही फोर्स हमको अब मिलने वाला है। एक क्वेश्चन और है, इसको हम लोग केवल ऐसे ही पढ़ के डिस्कस करते हैं कि टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस A दैट इज लार्ज एज कंपेयर टू द स्फीयर। मतलब स्फीयर वही सेम चीज़ है कि स्फीयर की जो सेपरेशन है वो उसके रेडियस से बहुत ही ज़्यादा है। स्फीयर A हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लस कैपिटल Q एंड स्फीयर B इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब एक स्फीयर जो हमारे पास A है वो पॉजिटिव चार्ज का है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे करते हैं ऐसे। क्वेश्चन आपका ये है कि दो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, तो मान लो आपके पास एक ये है और एक स्फीयर ये है, ये A है, इस पर चार्ज है आपके पास प्लस Q, और दूसरा स्फीयर B है, इस पर चार्ज आपका है 0, ठीक है। द स्फीयर B इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इनिशियली देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर। जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में एक पे चार्ज नहीं है और एक पर चार्ज है, तो कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है पहले पार्ट में कि सपोज द स्फीयर्स आर कनेक्टेड फॉर अ मोमेंट बाय द थिन कंडक्टिंग वायर। इसका मतलब अब इसे हम एक पतले से वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं, थिन कंडक्टिंग वायर से इसको हम क्या किए, कनेक्ट कर दिए। एक पतला सा वायर है जो A और B के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स आफ्टर वायर रिमूव्ड। अब जैसे ही इस वायर को रिमूव करेंगे उसके बाद बोला जाएगा कि अब इसके बीच में फोर्स क्या होगा। तो अब आप बताओ कि जब आपने इसको एक पतले से वायर से कनेक्ट किया तो उस केस में इसके बीच में कंडक्शन हो गया, मतलब ये चार्ज का फ्लो हुआ बाई कंडक्शन। अब यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है। अब इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो नेट चार्ज पहले कितना था, प्लस Q। नेट चार्ज इसका पहले क्या था, प्लस Q, तो चार्ज कंजर्व होगा। आफ्टर कंडक्शन उसमें भी चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब होगा क्या भाई, देखो इसके पास बात वहाँ पर जो हमने डिस्कस की थी सेम वही बात है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच का स्ट्रेस कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच का स्ट्रेस ज़्यादा है। अब क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल कंडक्टर का मतलब होता है कि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल हैं और दोनों शेप साइज मटेरियल इन सब में क्या है, सेम है। मतलब उनका अगर शेप साइज सब कुछ सेम है तो हम ये बात कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूट्रल कंडीशन में दोनों में सेम होने चाहिए। मतलब अगर आपके पास ये एक कंडक्टर A है, अब ये कंडक्टर B है, अगर शेप साइज में सब में आइडेंटिकल है तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि इसके नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हैं इसके अलग बराबर नहीं, इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने
उतने ही इसमें भी होने चाहिए, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसमें भी होने चाहिए न्यूट्रल कंडीशन में। लेकिन अब बात किया जा रहा है कि ये दोनों शेप में आइडेंटिकल, लेकिन इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला हुआ है और यहाँ ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो जब इसको एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे इधर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हुआ तो एक तरीके से कहा जाएगा कि माइनस, क्योंकि ऐसे ट्रांसफ़र होंगे कि इनके बीच में नेट चार्ज पहले भी वही रहे और इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है वो भी कम से कम हो सके। तो नेट चार्ज Q/2 इधर आ जाएगा, और जब Q/2 का चार्ज का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस Q/2 चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ पर अब नेट चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस Q/2, और यहाँ पर जब माइनस Q/2 आएगा तो ये भी अब कितना हो जाएगा, मतलब इसको आने के बाद ये कितना आ जाएगा, प्लस Q/2। इसका मतलब जैसे ही आपने कंडक्टर से इसको कनेक्ट किया तो माइनस Q/2 का चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें, तो इसमें नेट चार्ज प्लस Q/2 और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस Q/2। अब हमने क्या किया, बोला गया कि अब इसको आप रिमूव कर दो। जैसे ही रिमूव करोगे तो अब इसके पास चार्ज A पर चार्ज Q/2 और B पर चार्ज भी कितना हो गया, Q/2। तो अब बोला जा रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स आप बता दो F = K Q1 या QA QB अपॉन इनके बीच का सेपरेशन जो था A था तो A², और ये कितना है K, QA क्या है Q/2, QB क्या है Q/2 अपॉन A², तो ये क्या हो जाएगा 1/4 K Q² अपॉन A²। अब K Q² A² सारी वैल्यू आप पुट कर लोगे तो आपके पास मिल जाएगा, मतलब पहले अगर QQ चार्ज होते तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती, ठीक। अब अगली चीज़ क्या बोलेगी, नेक्स्ट सपोज स्फीयर A इज ग्राउंडेड फॉर अ मोमेंट एंड देन ग्राउंड कनेक्शन इज रिमूव्ड। अब बोला जा रहा है कि स्फीयर A को कुछ देर के लिए ग्राउंडेड कर दिया जाए और इसके बाद फिर ग्राउंड कनेक्शन यहाँ से क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। व्हाट नाउ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर। अब इसमें क्या होगा, इसके बीच में स्फीयर अगर A को हमने ग्राउंडेड कर दिया तो अब इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। भाई अब बताओ, अगर हमने इसको ग्राउंड से जोड़ दिया तो ग्राउंड से जोड़ दिया तो मतलब ग्राउंड क्या है, एक ऐसा कंडक्टर है जिसके पास ह्यूज अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन और ये सारी चीज़ें हैं। अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे, इसके पास आना चाहेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे माइनस Q/2 का इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके बाद इसको क्या कर देगा, नेट इसका Q जो होगा 0 कूलम कर देगा। मतलब ग्राउंड से किसी भी चीज़ को जोड़ दो तो नेट चार्ज उसका क्या हो जाएगा, 0, मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको 0 कर देगा। तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना है Q/2 और इस पर चार्ज कितना है 0, तो उस केस में अब हमारे पास F' नया वाला B केस में क्या हो जाएगा, एक पे चार्ज है एक पे है ही नहीं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ग्राउंडिंग वाले प्रॉब्लम को भी आप देखिएगा, अगर कहीं से और भी क्वेश्चंस मिले आप इस पर सर्च करिएगा, खोजिएगा और इस पर काम करिएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि फिगर शोज 2 पार्टिकल्स फिक्स्ड इन प्लेस। ठीक है, इस फिगर में 2 पार्टिकल्स आपके पास, एक यहाँ पर फिक्स्ड है एक यहाँ पर। अब पार्टिकल ऑफ चार्ज Q1 = 8Q + 8Q इज एट द ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन पर है, हमने ये वाई एक्सिस, ये हमारे एक्स एक्सिस है ये, और ये इस पर क्या है, ओरिजिन पे है। एंड अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q2 = -2Q एट x = L, मतलब इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एट व्हाट पॉइंट कैन अ प्रोटॉन बी प्लेस्ड, मतलब एक प्रोटॉन को प्लेस करना है सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसी जगह पर जहां पर नेट फोर्स उस पर क्या हो, 0 हो। तो अब हमें सबसे पहले ये सर्च करना है कि प्रोटॉन की पोजीशन कहां हो सकती है। तो अब
सबसे पहले हम मान लो कि हमारा प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज का है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो ये अगर हमने यहाँ रखा प्रोटॉन, तो अब आप बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज से ये प्रोटॉन की डिस्टेंस क्या होगी, कम है। इसका मतलब यहाँ से इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ज़्यादा अमाउंट के फोर्स से रिपेल करेगा। और ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। एक तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम है और इसके बाद इसका सेपरेशन भी यहाँ से ज़्यादा है, तो ये फोर्स जो अट्रैक्शन का होगा वो फोर्स अट्रैक्शन का बहुत ही कम होगा। इसका मतलब इस रीजन में x इक्वल टू 0 से पीछे वाले रीजन में तो प्रोटॉन को हम कहीं भी रखेंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ये वाला फोर्स इसके वजह से, इस पार्टिकल के वजह से इस प्रोटॉन पे फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा और इस पार्टिकल के वजह से इस पे फोर्स हमेशा कम होगा। इसका मतलब ये रीजन तो हमारा नहीं होगा, ये फेल हो गया। अब इस रीजन में आते हैं। इस रीजन में कहीं पर भी प्रोटॉन को हम चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन को रखते हैं तो अब बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ये हो सकता है यहाँ पर कि इसके रिपल्सन का मैग्नीट्यूड और इसके अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर हो। क्यों? क्योंकि हम इसके जितने नज़दीक कर देंगे तो हो सकता है कि उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर हो जाए। लेकिन चूंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर तो अपोजिट डायरेक्शन में थे लेकिन एक बड़ा और एक छोटा था, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड में बराबर तो ला सकते हैं लेकिन इनके दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम हो जाएगी। इसके वजह से नेट फोर्स इसके ऊपर हमेशा इस डायरेक्शन, मतलब इस रीजन से लेके x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक अगर प्रोटॉन को कहीं पर भी रखा जाएगा तो नेट फोर्स उसके ऊपर पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी, इस रीजन में भी हम लोग इस पर प्रोटॉन को बैलेंस नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इस रीजन में। मान लो हमारे पास इस रीजन में प्रोटॉन कहीं रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, Q2 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या है, कम होगी, और इस पॉजिटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस अगर ज़्यादा कर दोगे तो हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसी होगी कि जब पॉजिटिव चार्ज के वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, मतलब F1 का मैग्नीट्यूड और ये Q2 चार्ज की वजह से लगने वाला जो अट्रैक्शन का फोर्स है F2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाए। F1 इस डायरेक्शन में लगेगा, F2 इसमें। तो अगर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, तो ये हमारा x एक्सिस ही है, हम इसको x एक्सिस थोड़ा सा और इधर बना दें, तो ये x एक्सिस पर। अब कैसे इसको हम देखें, मान लो कि ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इस पार्टिकल से इस प्रोटॉन की डिस्टेंस कितनी मान ली जाए। इस पार्टिकल से इसकी डिस्टेंस हमने मान ली कि ये x डिस्टेंस पर बैलेंस हो रहा है, तो भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस अगर x है तो, और ये डिस्टेंस l है, तो ये क्या होगा, x माइनस l। इसका मतलब इस Q2 से x माइनस l डिस्टेंस पे है और Q1 से x डिस्टेंस पे है। तो फॉर इक्विलिब्रियम एट P, तो हम इसको लिखेंगे फॉर एट पॉइंट P क्या होगा, उस केस में आपके पास F1 का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए F2 के मैग्नीट्यूड के। तो F1 का मैग्नीट्यूड यहाँ से अगर देखा जाए, बीच की डिस्टेंस x है, तो Q1 की वैल्यू 8Q, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं 8Q, और इस पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास QP मान लेते हैं, QP प्रोटॉन का चार्ज, और ये होगा x² इक्वल टू K,
और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, 2q है। -2q तो डायरेक्शन तो हमने इसको चेंज कर ही दिया है, तो अब वहाँ पर निगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2q इंटू QP अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो इस k से k कैंसिल, q से ये q कैंसिल, QP से ये QP कैंसिल, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, थोड़ा देखो, यहाँ से आ जा रहा है x माइनस एल डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/8 और ये हो जाएगा 1/4। अब अगर हम दोनों साइड में देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 का स्क्वायर। जब इस तरह से लिखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस एल अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2 और ये आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 2l इक्वल टू x और ये इसको इधर ले आ जाएंगे इस साइड में, तो ये x इक्वल टू 2l। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से अगर आप 2l डिस्टेंस चले जाओ तो 2l डिस्टेंस पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आप प्रोटॉन को रखोगे तो प्रोटॉन किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो। तो नेट फोर्स यहाँ पर दो ही चार्ज की वजह से फोर्स लग रहे थे, तो नेट फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिया, तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो है। तो x इक्वल टू 2l एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनेगी। अब बात आती है कि इज दैट इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। ये तक यहाँ तक की प्रॉब्लम आपके बोर्ड में आती है। ये वाली प्रॉब्लम अक्सर आपसे पूछी जाती है, मेंस एडवांस में अक्सर पूछी जाती है कि क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को आप समझने की कोशिश करो कि अब अगर मान लो कि आप इस प्रोटॉन को यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस इधर कर दो तो क्या इसके ऊपर जो नेट फोर्स है अपोजिट में लग रहा है कि नहीं। मतलब अपोजिट में लगने का मतलब है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा अपने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो क्या पार्टिकल या कोई भी जो चार्ज है वो वापस इस पॉइंट पर आ रहा है कि नहीं, पी पॉइंट पे वापस आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे वापस आ जाए, इसका मतलब ये यहीं पर हमेशा स्टेबल रुका रहेगा। और अगर तुमने इसको इधर हल्का सा डिस्प्लेस किया तो इसके ऊपर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं, नेट फोर्स, जो इसको वहां पर लेके रोके रखे। तो ये चीज़, जैसे मान लो कि आपके पास एक आप कटोरे का सिंबल, कटोरा देखा ही होगा घर में, अगर मान लो आपने उस पर एक बॉल को यहाँ रखोगे, यहाँ पर बॉल स्टेबल रहती है। अगर आप इस बॉल को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दो, बॉल फिर से इधर चली आएगी। अगर आप इसको इधर डिस्प्लेस कर दो थोड़ा सा तो ये बॉल इधर चली आएगी। तो आपके पास ये जो कटोरा है उसमें बॉल जो है वो स्टेबल पोजीशन में है। लेकिन अगर आप इस कटोरे को उल्टा कर दो और आप बॉल को यहाँ रख दो, थोड़ा सा इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो, बॉल अगर डिस्प्लेस हो गई तो ये इधर चली जाएगी, अगर इधर डिस्प्लेस कर दो तो ये इधर चली जाएगी। तो ये आपके पास स्टेबल पोजीशन होती है और ये अनस्टेबल पोजीशन होती है। और एक पोजीशन होती है न्यूट्रल, जिसमें मतलब कि अगर बॉल को आपने उठाया, अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो यहीं रुकी रहेगी, यहाँ छोड़ दो यहाँ रुकी रहेगी, यहाँ छोड़ दो यहाँ रुकी रहेगी। अगर उस तरह से देखा जाए तो अगर आप इसको यहाँ पे रोक दो या यहाँ रोक दो या यहाँ रोक दो, कहीं पर भी रोक दोगे रुक जाएगा ये। तो ये आपका क्या है, ये न्यूट्रल पोजीशन, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पोजीशन। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारे पास जो x इक्वल टू 2l पर जो प्रोटॉन रखा गया है, क्या ये प्रोटॉन स्टेबल है कि नहीं है। अब थोड़ा सा इसके लिए आप अपने दिमाग में इमेजिन करिएगा, अगर हम इस प्रोटॉन को यहाँ से थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं तो इस प्रोटॉन की डिस्टेंस इस Q2 से भी कम होगी और Q1 से भी कम होगी। मान लो कि Q2 से इसकी डिस्टेंस अगर 2 है और Q4 से इसकी डिस्टेंस अगर 4 है, जाहिर सी बात जस्ट डबल है तो 4 है। अब थोड़ा सा डिस्प्लेस किया
तो Q2 से इसकी डिस्टेंस हो गई 1 पॉइंट मान लो कि 9 हो गई, और Q1 से इसकी डिस्टेंस हो गई 3.9। तो आप ये बताना कि 4 में चेंज तो दोनों में बराबर हुआ ना, 0.1 का डिस्टेंस हम लोगों ने शिफ्ट किया इधर, तो चेंज तो दोनों में बराबर हुआ। लेकिन 2 के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर चेंज मतलब यहाँ पर क्या था कि ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से 2 की डिस्टेंस पे था और यहाँ से ये वाला 4 की डिस्टेंस पे है, और इसको इधर शिफ्ट किया तो दोनों में चेंज तो आया 0.1 का, मतलब ये 2 से चेंज हो गया 1.9, लेकिन ये 4 से चेंज हुआ 3.9। तो 0.1 का चेंज विद रिस्पेक्ट टू 2 और यहाँ पर 0.1 का चेंज विद रिस्पेक्ट टू 4, कौन सा ज़्यादा है? ये वाला। 2 में 0.1 का हमने चेंज किया और यहाँ पर 4 में 0.1 का चेंज किया। जैसे मान लो कि हमारे पास 10 रुपये है, उसमें से 1 रुपये तुम ले लो, और किसी के पास अगर 100 रुपये है उसमें से 1 रुपये ले लो, तो किसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा? हमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास था 10 रुपये और हमने उसमें से 1 रुपये मेरा गायब हो गया, और किसी के पास 100 रुपये है उसमें से 1 रुपये गायब हो गया, तो उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये चार्ज पार्टिकल को अगर 0.1 का डिस्प्लेसमेंट इधर दोगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है उसमें चेंज ज़्यादा होगा यहाँ पर, और जब चेंज ज़्यादा होगा तो इस पॉइंट पर तो दोनों के दोनों फोर्स बराबर हैं x = 2L पे, लेकिन जब इधर ले आओगे तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, और यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन भी ज़्यादा होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से ज़्यादा होगा, मतलब बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से अब ये पार्टिकल अगर थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये इधर ही खींच के चला आएगा, वापस इधर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब आपने इसमें x को डिक्रीज किया, मतलब पार्टिकल को इस साइड में ले आए, तो इसके वजह से लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया और पार्टिकल को घसीट के अपनी तरफ लेके चला आया, और इसके वजह से भी फोर्स कम हुआ, क्योंकि रिपल्सन की वजह से भी फोर्स ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ इसके इंक्रीमेंट से कम है। मतलब F1 ये Q1 की वजह से इस पर लगने वाले फोर्स का इंक्रीमेंट, क्योंकि जब दूरी हम कम करेंगे तो फोर्स दोनों बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, लेकिन इसका रेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत तेज़ी से डाउन हुआ, तो ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है और ये धीरे से इंक्रीज हुआ है। तो अब अगर पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया तो इस पर इस डायरेक्ट F2 ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको इस साइड में ले आएंगे तो F2 आपका क्या हो जाएगा? इस साइड में F2 ग्रेटर देन F1 होगा। अब पार्टिकल पर कभी भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आ पाएगी, मतलब पार्टिकल शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा। अब अगर आप पार्टिकल को थोड़ा सा इधर ले जाओ, जब इधर ले जाओगे इसका मतलब 0.1 का हम शिफ्ट कर दें। अब 2 से हम इसको 2.1 पे ले गए और ये 4 से हम 4.1 पे ले गए। 2 को हम 2.1 ले गए तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ इसमें तेज़ी से हुआ और इसमें इंक्रीमेंट धीमे से हुआ। मतलब देखो 4 का 4.1 हुआ, वही 100 रुपये में से 1 रुपया इसमें बढ़ गया तो उसमें बहुत ज़्यादा, किसी के पास 100 रुपये है और उसमें 1 रुपये बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन किसी के पास 10 रुपये है, उसमें 1 रुपये बढ़ गया तो परसेंटेज ज़्यादा, उसका 10% बढ़ गया और इसका 1% बढ़ा। 100 रुपये वाले का 1% इंक्रीज हुआ, लेकिन जिसके पास 10 रुपये था उसका 10% इंक्रीज हुआ। तो इसमें इंक्रीमेंट तेज़ी से हुआ और इसमें इंक्रीमेंट उतना तेज़ी से नहीं हुआ, थोड़ा स्लो हुआ। अब अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसमें तेज़ी से डिस्टेंस, इस पार्टिकल के लिए ये डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ी तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स भी तेज़ी से डाउन होगा। मतलब इस साइड में आपके पास F1 ग्रेटर होगा और F2 ज़्यादा होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो पार्टिकल जैसे ही इधर डिस्प्लेस करोगे ये पार्टिकल इधर ही चलती चली आएगी, वापस यहाँ पर नहीं आएगी। और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर F1 की वैल्यू किसके बराबर है? F2 के बराबर है। तो ये पॉइंट आपका जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट एक स्टेबल
या अनस्टेबल अगर पूछा जाए कि क्या ये पॉइंट स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, तो नहीं, ये पॉइंट स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में जो क्वेश्चंस, देखो धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को हमने बढ़ाया। अगली क्लास में हम लोग अब बोर्ड लेवल तक के क्वेश्चंस तो लगभग कंप्लीट हो गए हैं, और फिर ऐसा नहीं है कि बोर्ड में अगर हम कल इसके बाद वाला जो लेक्चर हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपके पास बोर्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं, तो आप उसे भी देखिएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब काफ़ी हद तक बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, और अगला जो आपका वीडियो होगा उसमें हम जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। और अगर ये चीज़ सारी अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।